पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे मोलरता तक। आज हम लोगों का पहला टॉपिक क्या है? नॉर्मलता। मोलरता से आगे हम लोग बढ़ते हैं, नॉर्मलता की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं नॉर्मलता क्या है। तो क्या कहता है कि प्रति लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम समतुल्यों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। तो बाय डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो नॉर्मलता क्या है? तो नॉर्मलता हो गया आपका विलेय के ग्राम समतुल्यों की संख्या और प्रति लीटर है, यानी बाय में क्या चला जाएगा? विलियन का आयतन। क्या लेना है? विलियन का आयतन। विलियन का आयतन। और यहां भी हमको आयतन किस में चाहिए? लीटर में। तो अगर विलेय के मोलों की संख्या हम देखें 1 लीटर विलियन में, तो उसको हम लोग मोलरता कहते हैं। और ग्राम समतुल्यों की संख्या को अगर हम देखें तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। अब ये समझना होगा कि ग्राम समतुल्य है क्या। तो ग्राम समतुल्य होता है आपका भार बटा अनुभार। मोल था तो भार बटा समतुल्य भार हो जाएगा ग्राम समतुल्यों की संख्या। तो ये हो जाएगा विलेय का भार और बाय में अब हमारा क्या आ जाएगा? विलेय का समतुल्य भार। विलेय का समतुल्य भार ये किसके जगह लिखे? विलेय के ग्राम समतुल्यों की संख्या के जगह पर। अब क्या बच गया? विलियन का आयतन लीटर में। तो यहां क्या आ जाएगा? विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। तो हमको सबसे पहला बात ये समझना होगा कि समतुल्य भार हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समतुल्य भार निकालेंगे तभी हम विलेय का समतुल्य भार यहां डाल सकते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं समतुल्य भार कैसे निकालते हैं। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है? समतुल्य भार। तो सबसे पहला ले लेते हैं नंबर 1, अम्ल का समतुल्य भार कैसे निकालते हैं। अम्ल का समतुल्य भार। तो ऊपर में हम लोग लेते हैं अनुभार और इसको भागा दे देते हैं हम लोग क्षारीयता से। क्षारीयता से। अब ये क्षारीयता क्या होता है? तो ये होता है कितना H+ आयन अम्ल देगा जलीय विलयन में, यानी H+ आयन की संख्या। H+ आयन की संख्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीयता कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को निकालना है HNO3 का समतुल्य भार। समतुल्य भार तो ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग? अनुभार। तो H का परमाणु भार कितना हो गया? 1 ग्राम। नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 या 48 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है, कितना हो गया? 48 ग्राम।
डिवाइडेड बाई, इसमें कितना H है 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 63 ग्राम पर मोल, है ना। अब अगर हम लोग निकाल लें H2SO4 का समतुल्य भार, तो H2SO4 का समतुल्य भार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो मान लीजिए पहले क्या निकालना है, अनुभार 2 हाइड्रोजन है 2 ग्राम, सल्फर का हो गया 32 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 और 4 ऑक्सीजन 16 चौके 64 ग्राम, और डिवाइडेड बाय कितना हाइड्रोजन आपको यहाँ दिख रहा है 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ऊपर ऐड कीजिएगा कितना आ जाएगा 98 ग्राम, और बाई 2 कितना आ गया 49 ग्राम। ठीक है, इसी तरह आप लोग अपने से कोशिश कीजिएगा H3PO4 का निकालने का, H3BO3 के निकालने का, H2S2O3 का, H2CO3 का, HClO4 का, इसको आप लोग खुद से निकालिएगा सारे का समतुल्य भार। तो समतुल्य भार निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ऊपर में ले लीजिएगा अनुभार और इसको डिवाइड कर दीजिएगा किससे, क्षारीयता से। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं किसकी ओर, क्षार की ओर। तो 2 नंबर आ जाते हैं हम लोग, किसका समतुल्य भार निकालना है, क्षार का समतुल्य भार। तो नंबर सेकंड आपका हो गया क्षार का समतुल्य भार। क्षार का समतुल्य भार कैसे निकालेंगे, तो ऊपर में फिर वही रहेगा क्या, अनुभार, और अम्ल में हम लोग किससे डिवाइड किए थे, क्षारीयता से। तो अब कौन है, क्षार है, तो क्षार में हम लोग डिवाइड करेंगे अम्लीयता से, तो डिवाइड कर देंगे किससे, अम्लीयता से, अम्लीयता। और अम्लीयता क्या है कि OH माइनस आयन कितना है, आयन की संख्या, तो ये आपका क्या हो गया, अम्लीयता हो गया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहले ले लेते हैं NaOH का समतुल्य भार। NaOH का समतुल्य भार हम लोगों को निकालना है, कितना होगा। तो पहले Na का अनुभार निकालेंगे। Na का परमाणु भार 23 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम और हाइड्रोजन 1 ग्राम, और डिवाइड करना है कितना OH है यहाँ पर, तो 1 OH है तो डिवाइडेड बाय 1, तो ऊपर आप जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 40 ग्राम, अब बटा में 1 तो क्या आ जाएगा 40 ग्राम इसका अनुभार भी है, 40 ग्राम इसका समतुल्य भार भी है। इसी तरह मान लीजिए हम लोग ले लें MgOH का होल ट्वाइस का समतुल्य भार। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ऊपर में पहले Mg का परमाणु भार कितना 24 ग्राम, ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ब्रैकेट रहने दीजिए, 16 अब प्लस 1, 16 ग्राम अब प्लस 1 ग्राम, और होल 2 है तो इंटू 2, डिवाइडेड बाय कितना आपका OH है 2 गो, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो पहले ऊपर का पूरा काम कर लीजिएगा तब 2 से काटिएगा। तो यहाँ हो गया 24 ग्राम और 16 1 17 दूना 34 ग्राम, 34 ग्राम अब बटा में 2, तो 34 और 24 हो गया 58 ग्राम, और इसको भागा दे दीजिएगा 2 से, कितना आ जाएगा 29 ग्राम। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम तीसरा एग्जाम्पल ले ले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, AlOH का होल थ्राइस का समतुल्य भार। तो ऊपर क्या निकालना है अनुभार, तो एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना 27 ग्राम प्लस 16 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 17 और 17 तिया 51, कितना हो जाएगा 51 ग्राम, और बटा में क्या गो OH है, तो OH है 3 गो, तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 78 ग्राम, अब बटा 3 डिवाइड करके आप आंसर लिख दीजिएगा, ये आ जाएगा आप कितना 26 ग्राम। ठीक है, तो इस पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम बना लेना है घर पे, जैसे KOH का निकाल लीजिएगा, NH4OH का निकाल लीजिएगा,
CaOH का होल ट्वाइस का निकाल लीजिएगा, FeOH का होल थ्राइस का निकाल लीजिएगा, CrOH का होल थ्राइस का निकाल लीजिएगा। ये आपका अपने से ये निकाल के देखिएगा कि इसका समतुल्य भार क्या आता है। तो अगर अम्ल का समतुल्य भार निकालना है तो अनुभार निकाल करके H जितना उससे भागा दे देना है, और क्षार का अगर निकाल रहे हैं तो अनुभार निकाल के जितना OH है उससे भागा दे देना है। अब तीसरा बात हम लोग करते हैं, लवण का समतुल्य भार हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो तीसरा हम लोगों का, तो लवण का समतुल्य भार ऊपर निकालेंगे अनुभार, और नीचे जो भी पॉजिटिव आयन होगा, धनायन होगा, उस पर आवेश निकालेंगे। ठीक है, उससे भागा दे देंगे हम लोग। तो जैसे हमको निकालना है K2Cr2O7 का समतुल्य भार, समतुल्य भार, तो ऊपर में पहले क्या निकालना है, अनुभार। तो पोटासियम का परमाणु भार 39 ग्राम, तो 39 ग्राम और 2 पोटासियम है तो इंटू 2, प्लस क्रोमियम का परमाणु भार 52 ग्राम, इसको गुना कर देगा 2 से, ऑक्सीजन का 16 ग्राम गुना कर देगा 7 से, और इसको भागा अब किससे देना है, धनायन पर आवेश, या इसको लिख देते हैं हम लोग धनायन पर आवेश, धनायन पर आवेश। तो धनायन पर आवेश, तो दो प्रॉब्लम आ रहा है कि धनायन कौन है और उस पर आवेश कितना होगा। तो जो कंपाउंड के शुरू में लिखा हुआ है वही आपका धनायन है। अब इस पर ये तो तय हो गया धनायन कौन है, आवेश कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, सिल्वर और अमोनियम, अगर इसमें से कोई रहे तो +1 लेके चलना है। ग्रुप 2 का रहे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और एक साथ में इसके ले लेते हैं जिंक, ये रहे तो आपको +2 लेके चलना है, और अगर एल्युमिनियम रहे तो आपको +3 लेके चलना है। तो यहाँ पर कौन है, पोटासियम है। पोटासियम का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ क्या है, पोटासियम है 2 गो, तो इसलिए 1 × 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही K2Cr2O7 का समतुल्य भार हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं CaCO3 का समतुल्य भार। समतुल्य भार, तो ऊपर में हमको क्या निकालना है, अनुभार। तो कैल्शियम का अनुभार 40 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 48 ग्राम, और कैल्शियम पर कितना आवेश है, 2, और एक ही कैल्शियम है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। 2 कैल्शियम रहता है 4 से डिवाइड कर देते, 3 कैल्शियम रहता है 6 से डिवाइड कर देते। यानी जो चार्ज रहेगा उसको एटम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा और उससे भागा दे दीजिएगा, तो 100/2 50 ग्राम ये आ जाएगा आपका। इसी तरह आप घर में निकाल लीजिएगा CA3PO4 का होल 2, KMNO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, ये आपको घर में बनाना है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ गए अम्ल का समतुल्य भार, क्षार का समतुल्य भार, लवण का समतुल्य भार। अब हम लोग देखते हैं आयन का समतुल्य भार क्या होगा। तो नंबर 4 है हम लोगों का आयन का समतुल्य भार। तो आयन का समतुल्य भार, तो अनुभार तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे इसको भागा दे दीजिएगा आयन पर आवेश, आयन पर आवेश। जैसे मान लीजिए हमको CO3 2- को का समतुल्य भार निकालना है, तो इसका समतुल्य भार कैसे निकालेंगे, कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 48 ग्राम, और इसके कपार में जो लिखा होता है वही होता है। तो कपार में क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 लिखा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और माइनस प्लस को ध्यान में नहीं रखना है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखना है, साइन को ध्यान में नहीं रखना है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा है ना 30 ग्राम के लगभग आंसर आ जाएगा इसका। अब आप आ जाइए, जैसे हम लोगों को निकालना है SO4 2- का समतुल्य भार निकालना था, S का 32 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 चुके
64 ग्राम, और इसके ऊपर कितना आवेश है 2, तो इससे 2 से भागा दे देंगे। इसी तरह मान लीजिए हमको सिर्फ रहे Al3+ का समतुल्य भार बताइए, तो एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है 27 ग्राम, और इस पर कितना आवेश है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन, धनायन या ऋणायन का समतुल्य भार निकालने के लिए जो अनुभार है उसको भागा दे देना है जो भी उस पर आवेश लिखा हुआ है उससे। तो इसमें आप बना लीजिएगा Mg2+ का समतुल्य भार क्या होगा, इसके बाद बना लीजिएगा PO4 का समतुल्य भार क्या होगा, इसके बाद बना लीजिएगा C2O4 2- का समतुल्य भार क्या होगा, और एक और दे देते हैं आपको NO3 का समतुल्य भार 3- का समतुल्य भार क्या होगा। तो इन सब का समतुल्य भार आपको निकालना है। तो अब हम लोग सीख गए समतुल्य भार निकालना, धनायन का यानी आयन का समतुल्य भार निकालना, अम्ल का, क्षार का और लवण का समतुल्य भार निकालना। फिर हम लोग वापस आते हैं कहाँ, नॉर्मलता पर। तो नॉर्मलता में हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग नॉर्मलता का फॉर्मूला भी पढ़े थे। नॉर्मलता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार और बटा में विलेय का समतुल्य भार, विलेय का समतुल्य भार और गुना विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। अब ध्यान देगा, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि 20 ग्राम MgOH का होल 2 को 300 सीसी जल में घुलाया गया है, जल में घुलाया गया है तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, 20 ग्राम, ये 20 ग्राम क्या दिया हुआ है, विलेय का भार दिया हुआ है, और इतना सीसी जल ये क्या दिया हुआ है, विलयन का आयतन दिया हुआ है। तो हमको पहले और पूछ क्या रहा है, नॉर्मलता क्या होगा, नॉर्मलता क्या होगा, तो हमको क्या निकालना होगा, विलेय का समतुल्य भार निकालना होगा। तो पहले MgOH का होल 2 का समतुल्य भार निकालेंगे। तो पहले क्या निकाल लेना है, MgOH का होल 2 का समतुल्य भार क्या होगा, समतुल्य भार क्या होगा। तो MgOH का समतुल्य भार निकालने का तरीका बताए थे, ये क्षार है तो पहले क्या करेंगे, इसका अनुभार निकालेंगे। तो 24 ग्राम हो गया मैग्नीशियम का, अब प्लस ऑक्सीजन का 16 1 17 दूना 34 ग्राम हो गया OH का होल 2 का। अब बटा में 2 OH है तो 2 से भागा दे देंगे, तो ये हो गया 58 ग्राम। 58 ग्राम को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 29 ग्राम आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि अब हमको क्या मिल गया, समतुल्य भार भी मिल गया, विलयन का आयतन भी मिल गया, विलेय का भार भी मिल गया। हमको क्या निकालना है, नॉर्मलता निकालना है। तो नॉर्मलता बराबर क्या होगा, विलेय का भार कितना दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है, बटा विलेय का समतुल्य भार कितना हो गया 29 ग्राम हो गया, 29 ग्राम हो गया। और विलयन का आयतन 300 सीसी है। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और इसका मतलब क्या होता है मिलीलीटर। और हमको विलयन का आयतन किस में चाहिए, लीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भागा दे देंगे। भागा देने के बाद क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 1000 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके क्या करेंगे, नॉर्मलता ज्ञात कर लेंगे। तो नॉर्मलता जो भी आएगा उसके पीछे हम n लगा देंगे, कैपिटल N, तो वो नॉर्मलता को दर्शाएगा। कैपिटल M लगा देंगे मोलरता को, कैपिटल N लगा देंगे नॉर्मलता को।
तो ये हो गया आपका कि नॉर्मलता आप कैसे निकालिएगा। जैसे मोलरता में हम लोग अलग अलग फार्मूला पढ़े, उसी तरह नॉर्मलता में भी तनुकरण होगा, विलयन का मिश्रण होगा, टाइट्रेशन होगा और जो उसका घनत्व के साथ संबंध है वह भी होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको फिर से देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर क्या, नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। मोलरता में संबंध क्या होगा, संबंध। तो पहले हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखते हैं। नॉर्मलता क्या होता है, तो नॉर्मलता होता है कि विलेय के ग्राम समतुल्यों की संख्या, ग्राम समतुल्यों की संख्या जो उपस्थित होती है प्रति लीटर आयतन किसका, विलयन का। तो नीचे हम लोग क्या लेते थे जी, विलयन का आयतन, आयतन किसमें, लीटर में। अब ग्राम समतुल्य हम लोग जानते हैं क्या होता है, भार बटा समतुल्य भार। तो फिर नॉर्मलता बराबर क्या हो गया, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम समतुल्य को लिख देंगे, विलेय का भार बटा विलेय का समतुल्य भार। विलेय का समतुल्य भार और उसके साथ क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो हम लोग अब इसको लिख सकते हैं, नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, तो नॉर्मलता बराबर विलेय का भार, ये तो यही रह जाएगा, विलेय का भार अब बटा समतुल्य भार को हम लोग क्या लिखते थे, तो अम्ल रहता था तो हम लोग लिखते थे अनुभार बटा क्षारीयता, क्षार रहता था अनुभार बटा अम्लीयता, लवण रहता था तो अनुभार बटा धनायन पर आवेश और आयन रहता था तो अनुभार बटा आवेश। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ अम्ल है, मान ले रहे हैं। तो अगर अम्ल है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला जी, यहाँ पर विलेय का समतुल्य भार हो जाएगा अनुभार, और अम्ल रहता तो बटा में क्या होता है, क्षारीयता। तो बटा वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा क्षारीयता। और ये किसके जगह लिखे, विलेय का समतुल्य भार, तो ये हो गया विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार बटा क्षारीयता गुना विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब यही अम्ल की जगह ये क्षार होता तो यहाँ अम्लीयता हो जाता, और यही लवण होता तो यहाँ पर क्षारीयता की जगह क्या हो जाता, धनायन पर आवेश। अब देखिए जरा, अगर हम ध्यान से देखें तो इतने भाग को हम लोग कहते हैं मोलरता। विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार गुना विलयन का आयतन, इसको हम क्या कहते हैं, मोलरता। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो गया, तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुना क्षारीयता या अम्लीयता या धनायन पर आवेश। तो ये हम लोगों के पास रिलेशन हो गया किसका, नॉर्मलता और मोलरता का। ठीक है, लिख लीजिए इसको।
अब देखिए हम लोग एक पढ़े मोलरता, मोलरता इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे m से, और अभी हम लोग पढ़े नॉर्मलता, नॉर्मलता इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। अब इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं फार्मूला के बिहाफ पर, प्रॉब्लम बनाते समय क्या क्या होगा फार्मूला। तो पहला हम लोग पढ़े थे विलियन का निर्माण, विलियन का निर्माण। तो हम लोग पढ़े थे मोलरता में फार्मूला, मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार गुना विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और किस में चाहिए था, लीटर में। अब जब हम लोग नॉर्मलता पढ़ रहे हैं तो अनुभार के जगह पर सिर्फ समतुल्य भार हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मलता का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक नंबर आ जाइए, वही विलियन का निर्माण, कि नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय का भार, उधर भी था इधर भी है, वहां था क्या, विलेय का अनुभार, यहाँ हो जाएगा विलेय का समतुल्य भार, विलेय का समतुल्य भार। और समतुल्य भार हम लोग निकालना सीख चुके हैं। अब गुना क्या आ गया, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और ये भी हमको किस में चाहिए, लीटर में। तो ये आ गया विलियन का निर्माण। फिर हम लोग याद है होगा कि हम लोग वहाँ पर पानी मिला देते थे, जिसको हम कहते थे तनुकरण। क्या कहते थे, तनुकरण। तो तनुकरण का फार्मूला हम लोगों का क्या था, m1v1 बराबर m2v2। m1v1 मतलब पानी मिलाने से पहले, और m2v2 मतलब पानी मिलाने के बाद। यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा n1v1 बराबर n2v2। तीसरा जो हम लोग पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे विलियन को मिश्रित कर देना। तीसरा क्या पढ़े थे जी, विलियन का मिश्रण, विलियन का मिश्रण। लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना था कि जिस दो विलियन को हम लोग मिला रहे हैं उसका प्रकृति समान होना चाहिए, मतलब वो आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला पढ़े थे, याद है कि m1v1 में मिला दिए m2v2 और बना दिए m3v3। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, n1v1 में मिला देंगे n2v2 और बना देंगे n3v3। यहाँ और वहाँ v3 बराबर क्या होगा, v1 प्लस v2, और यहाँ v3 बराबर क्या लेगा, v1 प्लस v2। 4 नंबर हम लोग ले लेते हैं जो हम लोग पढ़े थे, क्या, टाइट्रेशन, टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में हम लोग पढ़े थे m1v1 बाई n1 बराबर m2v2 बाई n2। तो यहाँ पर हम लोगों का फार्मूला हो जाएगा n1v1 बाई n1 बराबर n2v2 बाई n2। पांचवा जो हम लोग पढ़े थे, ये हम लोग पढ़े थे घनत्व के साथ संबंध। क्या पढ़े थे, घनत्व के साथ संबंध। और मोलरता में हम लोग पढ़े थे मोलरता बराबर परसेंटेज गुना डी गुना 10 अब बटा क्या, अनुभार। और ध्यान रखना है कि यहाँ परसेंटेज W/W है, यानी भार बटा भार, भारानुसार है। और कोई प्रतिशत शक्ति होगा तो आप यहाँ पर उस परसेंटेज को पुट
नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी पांचवा जो होगा सिर्फ क्या होगा, अनुभार के जगह पर क्या हो जाता है, अनुभार के जगह पर क्या हो जाता है, समतुल्य भार। तो यहाँ पर जो आपका विलयन का नॉर्मलता होगा वो हो जाएगा परसेंटेज गुना डी गुना 10 बटा विलय का समतुल्य भार, समतुल्य भार। और फिर बोल दिए हैं कि परसेंटेज होना चाहिए W/W भारानुसार। अगर और किसी फॉर्मेट में रहेगा तब ना हम यहाँ उसको यूज कर सकते हैं ना वहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। एक और फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, नंबर 6। नंबर 6 अब आ जाइए कि अगर ये W/W ना हो करके W/V हो, ठीक है, यानी हम विलय को तोल के और विलयन को नाप कर ले रहे हैं, तब हम लोग पढ़े हैं क्या, समझ लीजिए कि नंबर 6 आ जाते हैं। हम लोग मोलरता बराबर क्या पढ़े हुए थे, मोलरता बराबर पढ़े थे विलय का भार, विलय का भार, और ये भार हम लोग ग्राम में निकालते थे। अब बटा विलय का अनुभार, विलय का अनुभार अगुना विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें लेना था, लीटर में। याद है आपको कि जब हम लोग विलय का भार ग्राम में लेते थे और विलयन का आयतन लीटर में लेते थे तो इसको हम प्रतिशत शक्ति कहते थे। तो इसके जगह पर हम लोग प्रतिशत शक्ति या शक्ति कह सकते हैं। तो मोलरता बराबर अब नया फॉर्मूला हम लोगों का क्या आ गया, शक्ति बटा विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। और ये शक्ति कब, जब क्या हो, W/V हो। कैसे समझेंगे W/V है, तो या तो लिख देगा कि W/V है या सीधे कुछ भी नहीं कहेगा, ना भारानुसार कहेगा ना आयतनानुसार कहेगा, तब आप समझ जाइएगा सीधे आपको शक्ति कह रहा है W/V के रूप में। अब देखिए नॉर्मलता को, तो ये हो गया मोलरता और शक्ति, प्रतिशत शक्ति का ये संबंध हो गया। अब यही अगर नॉर्मलता में आप लीजिएगा तो नॉर्मलता में लीजिएगा तो ऊपर तो वही रहेगा शक्ति विलयन का, और नीचे में रहेगा समतुल्य भार किसका, विलय का समतुल्य भार, समतुल्य भार। यानी अगर शक्ति आपका भारानुसार दिया हुआ है तो हमको घनत्व का जरूरत पड़ेगा। अगर हमको भारानुसार नहीं दे करके सीधे शक्ति लिख देता है तो हमको घनत्व की आवश्यकता नहीं होगी, घनत्व का जरूरत नहीं होगा। शक्ति को हम लोग विलय का अनुभार से भगा दे देंगे, मोलरता हमको मिल जाएगा। और जहाँ जहाँ अनुभार है उसको हटा देंगे, उसके जगह पर हम क्या लगा देंगे, विलय का समतुल्य भार, तो हमको नॉर्मलता मिल जाएगा।